हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एपेक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 10। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। देखिए, न्यूमेरिकल्स प्रत्यावर्ती धारा से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हर साल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और इन न्यूमेरिकल्स पिछली बार भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर की आपको पूरे न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा की थी। और ठीक इसी तरीके से आज भी इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स के बारे में ही चर्चा की जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल जो है, जो पुराने हमने वीडियो लेक्चर पढ़े उनके ऊपर ही आधारित है। तो अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको पहले देखिए, उनको पहले समझिए। उसके बाद में जब इस वीडियो लेक्चर को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी बातें। आपको सारे फॉर्मूलाज भी याद होंगे और सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है एलसीआर परिपथ के बारे में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखा जाए तो एलसीआर परिपथ में आर जो है वो आपको 100 ओम दिया हुआ है। तो आर कितना दे दिया आपको? 100 ओम। और एल प्रेरकत्व का गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक जिसको कहते हैं, वो आपको दिया हुआ है 1 मिली हेनरी। और कैपेसिटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1000 माइक्रोफेरेड का। तो आपको इसके अंदर बेसिकली क्या पूछा है? परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एल, आर और सी इन तीनों के बारे में बता दिया गया है। अब आपको इसके अंदर जो पूछा है वो अनुनादी आवृत्ति के बारे में। मतलब अनुनादी आवृत्ति आपकी बेसिकली होती है ओमेगा आर। क्या होती है? ओमेगा आर होती है। और ओमेगा आर का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ओमेगा आर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/√L मल्टीप्लाई विद C। ठीक, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया क्योंकि हमें L भी पता है और C भी पता है। R की तो इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। तो L और C दोनों की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो जरा देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ओमेगा आर अगर कैलकुलेट किया जाए तो ओमेगा आर हमारा आएगा 1/√L की वैल्यू। अच्छा, सबसे पहली बात की L की वैल्यू अगर लिखे तो 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी। ठीक है ना, मिली लिखा हुआ है तो 10 की पावर कितना होता है बच्चों? -3 होता है। और माइक्रो की बात की जाए तो ये तो 1000 तो है ही, साथ ही साथ में माइक्रो का मतलब 10⁻6 फैराड हो गया। तो C और L दोनों दिए हुए हैं तो दोनों की वैल्यू अगर पुट की जाए तो ये बनेगा आपके पास 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई विथ 1000 × 10⁻6। यही हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस के 3 जीरो है 1000 में और ये माइनस के 3। ये आएगा, रूट से बाहर निकालोगे 10⁻³ 10 की पावर कितना आएगा? क्योंकि 10⁻6 है। और -6 को जब रूट से बाहर निकालोगे -3 आएगा। ऊपर ले जाओ तो ओमेगा आर जो आपका आया वो आया 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की वैल्यू आ गई। अगर आपको एफ निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर में भी निकालते हैं और एफ आर में भी निकालते हैं। तो अगर एफ आर निकालना है तो ओमेगा को ही लिख सकते हो 2πfr। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर तो अपन किसके लिए लिखते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए लिखते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और ये हो जाएगा 1000 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर यहां से एफ आर निकाला जाए तो एफ आर हमारे पास में क्या निकल के आएगा? तो एफ आर आएगा 1000 डिवाइड बाय 2π और मात्रक लग जाएगा हर्ट्ज, क्योंकि 2π से डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास में जो अनुनादी आवृत्ति प्राप्त हुई वो अनुनादी आवृत्ति कितनी प्राप्त हुई? एफ आर जो है वो कितना प्राप्त हुआ? 1000 डिवाइड बाय 2π। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू। क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ दिया हुआ है जिसकी आवृत्ति जो है वो 600 हर्ट्ज है। 570 एवं 620 हर्ट्ज दो आवृत्तियां हमको दी हुई है। एक तो है 570 हर्ट्ज की और दूसरी जो है वो 620 हर्ट्ज की आवृत्ति है। पर परिपथ में धारा उसके अनुनादी स्थिति की धारा से 1/√2 गुनी रह जाती है। देखो यहां पे इसने एक बात हिंट दे दी। हम जब भी एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी वक्र बनाते हैं तो अनुनादी वक्र में हम देखते हैं कि
जो अर्ध शक्ति बिंदु आते हैं ये ओमेगा है, ये IRMS है। तो ऐसा ग्राफ अपने को मिलता है। ये हमेशा उसका अधिकतम मान होता है जिसको अपन अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर में शो करते हैं। और यहां पे दो बिंदु निकाले जाते हैं जहां पे धारा का मान जो होता है वो अपने अधिकतम मान का कितना हो जाता है, √2 टाइम्स। तो बस वही वाली बात कह रहा है कि धारा का अधिकतम मान का कितना रह जाता है, 1/√2 गुना रह जाता है। मतलब ये जो बेसिकली आपको दिए हुए है वो अर्ध शक्ति बिंदुओं की बात कर रहा है। तो अर्ध शक्ति बिंदुओं पे आवृत्ति होती है F1 और यहां पे आवृत्ति होगी F2 और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा F कहलाता है, जिसको हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो ये बेसिकली आपको दो आवृत्तियां दी है, 570 हर्ट्ज और 620 हर्ट्ज। ये दो अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवृत्ति आपको दी हुई है, क्योंकि उसी जगह पे जो है वो मान कितना रह जाता है, 1/√2 गुना रह जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे है। परिपथ का विशेषता गुणांक ज्ञात करो, क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करना है इसके अंदर। दूसरा पूछा अनुनादी स्थिति के अंदर XL, XC, L और C के मान ज्ञात करो। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी बातें पूछ ली गई एक साथ ही। एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत सारे, जैसे कि देखा जाए एक तो विशेषता गुणांक ज्ञात करना है, अनुनादी स्थिति पे XL, XC, L और C इनके मान ज्ञात करने हैं और हमको R दिया हुआ है 3 ओम। ये पूरी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्वालिटी गुणांक की बात करते हैं। तो क्वालिटी गुणांक कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्वालिटी गुणांक या फिर विशेषता गुणांक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जिसको हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πfr और इसको लिख सकते हो 2π डेल्टा एफ। 2π से 2π कैंसल आउट हो गया, तो ये क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू आ गया FR अपॉन डेल्टा एफ। इस FR को तो एज इट इज रख लो और डेल्टा एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1। अब बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की या फिर अनुनादी आवृत्ति की, तो वो आपको दी हुई है 600 हर्ट्ज। तो अगर वैल्यू पुट की जाए तो ये बेसिकली हो गया 600 डिवाइड बाय F2। F2 की वैल्यू मतलब उच्चतम आवृत्ति कितनी है, 620 हर्ट्ज की है। उच्चतम आवृत्ति कितनी है इसकी, 620 है, और निम्नतम आवृत्ति कितनी है, 570 है। तो क्या किया जाएगा, 620 माइनस 570 कर देंगे, यही हुआ। तो अगर क्वालिटी फैक्टर देखा जाए तो ऊपर तो है 600 और नीचे अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास में, डिफरेंस आ गया 50 का, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता और नहीं इसकी कोई विमा होती है। तो हम डायरेक्ट ही कहेंगे कि इसका क्वालिटी गुणांक कितना आया, 12 इसका क्वालिटी गुणांक आया। ये अपने को जो है वो पहला आंसर मिला। अब इसके बाद में अपने को दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है कि अनुनादी स्थिति के ऊपर ही, ये जो अनुनादी स्थिति है जहां पे XL XC के बराबर हो जाता है, उस केस के अंदर अपने को XL XC L और C इन सब के मान अपने को कैलकुलेट करने हैं। तो इनके मान कैसे कैलकुलेट किए जाए, तो क्वालिटी गुणांक का अगर एक और फॉर्मूला देखा जाए तो क्वालिटी गुणांक को अपन बेसिकली और क्या लिख सकते हैं कि क्वालिटी गुणांक जो होता है वो ओमेगा आर डिवाइड बाय आर बाय एल। ठीक है ना, ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में चर्चा बहुत कर चुके हैं। तो अगर क्वालिटी गुणांक को देखा जाए तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ये ओमेगा आर एल डिवाइड बाय आर। ठीक है ना, फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, कि एक फॉर्मूले को लिखने के और कितने तरीके हो सकते हैं, तो कई सारे तरीके होते हैं। जैसे क्वालिटी फैक्टर की बात करो तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो लिखने का तरीका एक तो होता है ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का दूसरा नाम लिखा जाए तो आर बाय एल भी होता है। तो इसको अपन इस तरीके से, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या गिवन है और उस डेटा को फिलअप करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला चूज करोगे, इसके लिए आपको वो सारे फॉर्मूले के पैटर्न पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखा। अगर क्वालिटी फैक्टर की बात की जाए तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास में बेसिकली कितना दे रखा है, 12। ये हमने कैलकुलेट किया है अभी अभी कि जो क्वालिटी गुणांक आया, विशेषता गुणांक, वो 12 आया। ओमेगा आर पता नहीं है लेकिन आवृत्ति पता है, तो इसको लिखेंगे 2πfr L डिवाइड बाय आर।
क्योंकि ओमेगा को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है 2 पाई एफ, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो एफ आर। अगर बात की जाए एल की, क्योंकि हमें एल निकालना है भाई, चार बातें पूछी है इसके अंदर, एक्सएल, एक तो एक्सएल पूछा, एक एक्सी पूछा, एल और सी, ये चार बातें पूछी है। जो वैल्यू पहले आ रही है, जो दिमाग में पहले आ रहा है उसको पहले फाइंड कर लो। तो हमें यहां से पता जो चल रहा है वो पता चल रहा है कि यहां पे ओमेगा को मैं हटा करके 2 पाई एफ आर लिखूंगा तो मामला बन जाएगा, काम चल जाएगा। तो एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 12 आर डिवाइड बाय, इधर चला गया, ये बेसिकली कितना हो जाएगा 2 पाई एफ आर। अगर बात की जाए आर की, तो आर आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है 3 ओम है, तो लिखा गया 3 ओम डिवाइड बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो अनुनादी आवृत्ति आपको दी है वो दी है 600। ठीक, ये जब हमने पूरी वैल्यू जो है वो इसके अंदर क्या वैल्यू रखी, और जब इसकी पूरी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9.5 मिली हेनरी के करीब आती है। जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9.5 मिली हेनरी कैलकुलेशन के बाद। ठीक, तो ये हमारे पास में एल की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में अपने को एक और क्वेश्चन पूछा है कि एक्सएल पता करो, तो एक्सएल कैसे पता करेंगे, तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू एल, यही है। तो 2 पाई एफ की बात की जाए तो 2 पाई, और एफ की वैल्यू कितनी है रेजोनेंस के ऊपर 600, और एल की वैल्यू अभी भी निकाली है 9.5। ठीक है ना, ये हमारे पास में जो है वो बेसिकली 2 पाई एफ को लिखने का तरीका हो गया। और जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास में आती है वो हम लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे पास में आके निकली वो है 35795। ठीक है, 796 के करीब लगभग आएगा ये। ठीक है, और मात्रक पीछे लग जाएगा ओ, क्योंकि एक्सेल निकाला है तो एक्सेल की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब हमारे पास में जो दूसरा रह गया वो बेसिकली सी के बारे में है, तो सी कैलकुलेट करना है। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है 1/r रूट एल बाई सी। क्वालिटी फैक्टर को लिखने का एक और तरीका है हमारे पास में कि Q को लिख सकते हैं 1/r रूट एल बाई सी। तो यहां से Q की वैल्यू देखें तो 12, R की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 3 गिवन है, L की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की थी, तो L की वैल्यू जो हमारे पास में आई थी वो 9.5 मिली हेनरी प्राप्त हुई थी। तो 9.5 मिली को रखोगे तो 10 की पावर -3, और C कैलकुलेट अपने को करना है। ठीक, तो अब C की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 144 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय C। तो जब C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो C को उधर भेज दो, तो इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 9.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 9 इंटू 144। ठीक, तो ये हमारे पास में C की वैल्यू आएगी। और जब C को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो उस केस के अंदर जो C की वैल्यू हमारे पास मिलती है वो है 7.37 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। तो ये बेसिकली C की जो वैल्यू है वो 7.37 माइक्रो फैरड, ये हमारे पास C की वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 10 की पावर -6 को अपन क्या लिखते हैं, माइक्रो लिखते हैं। तो 7.37 इंटू 10 रेज टू पावर -6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो फैरड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद XC पूछा है तो XC भी निकाला जा सकता है। XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc। अब XC इज इक्वल टू, ये बेसिकली ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ मल्टीप्लाई विद C, तो XC इज इक्वल टू 1/2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 600, और C की वैल्यू अगर सॉल्व की जाए तो 7.37 माइक्रो फैरड, और माइक्रो फैरड को फैरड में कन्वर्ट करो तो ये बेसिकली XC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 600 7.37, और माइक्रो 10 की पावर -6, यही हो गया।
तो बस अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको किया जाए तो इसका जो आंसर आएगा आएगी 36 ओम। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन ये है कि आपको सारे फॉर्मूले ढंग से समझ में आ जाने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, लेंथी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन इसके अंदर फॉर्मूलाज देखे जाए तो फॉर्मूलाज आपको सारे समझ में आने चाहिए। तो हमने सबसे पहले अनुनाद क्यू गुणांक निकाला जो कि हमारे पास 12 आया, एक्सएल, एक्सी, एल और सी, इन सब की वैल्यू हमने जो दी गई इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, एल की वैल्यू 0.1 हेनरी दे रखी है, सी की वैल्यू 20 फैराड दे रखी है और आर की वैल्यू 10 ओम दे रखी है, तो किस आवृत्ति पर परिपथ अनुनादित होगा। वो आवृत्ति अपने को कैलकुलेट बेसिकली करनी है कि किस आवृत्ति पे ये जो परिपथ है वो अनुनादित हो जाएगा। तो अनुनादित करने के लिए अनुनादी आवृत्ति की बात की जाए तो अनुनादी का कॉन्सेप्ट हमें पता ही है कि अनुनादित करने के लिए ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी, यही होता है हमारे पास अनुनादित आवृत्ति का फॉर्मूला। तो L की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 0.1 हेनरी और C जो है वो माइक्रोफैरड में, ठीक है ना, इसको क्या किस में लिखेंगे, माइक्रोफैरड में लिखेंगे। तो किस आवृत्ति पे, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/√L की वैल्यू कितनी है 0.1 हेनरी और C की वैल्यू की बात करें तो 20 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6। ठीक, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हटा तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा आर इज इक्वल टू ये हमारे पास 1/√2 और ये 10⁻⁻6 रूट से बाहर आएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, ऊपर चला गया तो प्लस का 3 हो गया, तो ये 1000 बन जाएगा। तो 1/√2 से जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.707 इंटू 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट हटा दो तो 707 और पीछे ओमेगा आर निकाला है हमने, तो ओमेगा आर की वैल्यू हो जाएगी रेडियन बाय सेकेंड। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा आर की इस आवृत्ति के ऊपर। आप चाहो तो इसको फ्रीक्वेंसी के पदों में भी निकाल सकते हो, ये तो कोणीय आवृत्ति है ये। अगर इसकी ओमेगा आर इज इक्वल टू हमारे पास में आया 707 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा आर की वैल्यू होगी 2πfr 707 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर मैं fr निकालूं तो ये आएगा 707 डिवाइड बाय 2π, रेडियन हट जाएगा, सिर्फ आएगा हर्ट्ज, क्योंकि अपन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे। तो जब ये फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा आंसर वो है 112.5। तो ये अनुनादी आवृत्ति अपने को प्राप्त हुई। ठीक, तो जब भी अपने को एक्सएल और एक्सी बराबर करने हो तो उस केस को बोलते हैं अनुनादी अवस्था, और अनुनादी अवस्था में आवृत्ति जो होती है वो होती है ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√L मल्टीप्लाई विद सी। इससे अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीआर परिपथ के बारे में ही है। कह रहा है कि एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ 220 वोल्ट सप्लाई जो दी गई है 220 वोल्ट, और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कभी 220 वोल्ट कहता है और वो मेंशन नहीं करता कि शिखर मान है कि कौन सा मान है, तो जब तक वो मेंशन नहीं करता है तब तक आप लोगों को कौन सा मान वो लेके चलना है, वो आरएमएस मान लेके चलना है। तो ये बेसिकली आपको VRMS दिया हुआ है कि जो VRMS है वो कितना है 220 वोल्ट है तथा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के स्रोत के साथ 11 ओम का प्रतिरोध, जो प्रतिरोध गिवन है वो कितना जुड़ा हुआ है 11 ओम का है, तथा प्रेरकत्व दिया हुआ है L जो कि है 2/π² हेनरी का प्रेरकत्व जुड़ा है। संधारित्र के किस मान के लिए परिपथ में अनुनादी अवस्था होगी, संधारित्र का मान निकालना है, और साथ ही साथ में पूछिए कि प्रत्यावर्ती धारा का मान भी क्या होगा इस अनुनादी केस के लिए। तो देखिए अनुनादी अवस्था की बात कर रहा है, तो अनुनादी अवस्था अपने को पता है कि अनुनादी अवस्था के लिए ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC होता है। अब ये कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, आर दे दिया और एल दे दिया, लेकिन सी पता नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को यहां पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस ओमेगा आर की वैल्यू को अगर पता किया जाए तो ओमेगा आर हमारे पास में कितना लिख सकते हैं 2πfr।
इज इक्वल टू 1/√L मल्टीप्लाई विथ C हो जाएगा। क्लियर है बात। अब इसने कहा है कि इस केस के अंदर संधारित्र के मान परिपथ की अनुनादी अवस्था में हो, तो अनुनादी अवस्था के लिए संधारित्र का मान कितना होना चाहिए। तो संधारित्र का मान निकालने के लिए अगर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ में जुड़ा हो और ये अनुनादी अवस्था पहले से ही है, तो अनुनादी आवृत्ति कितनी मान ली जाएगी, 50 हर्ट्ज की। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 × 3.14 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 ले ली गई, 1/√L। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 2 / पाई स्क्वायर, और C की वैल्यू अपने को पता करनी है। यही बन गया। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये बेसिकली आपके पास में दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये रूट हटेगा। तो सबसे पहले तो इसको पहले तो सॉल्व कर लो, या फिर एक काम करो, चलो इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 103.14 इज इक्वल टू 1/√2 / पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास में हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू 3.14 का स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2C, और ये पाई स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। जरा ध्यान से देखिए, पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, और 3.14 का स्क्वायर इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर यहां से C की वैल्यू निकाली जाए तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक, तो जब इसको कैलकुलेट करें तो C इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -4। अगर ये पॉइंट हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा -5, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 फैरड। इसको चाहे तो अपन माइक्रो फैरड में भी लिख सकते हैं। तो माइक्रो फैरड में कैसे लिखेंगे, तो माइक्रो फैरड में लिखने के लिए C जो हमारा आया है वो 5 इंटू 10⁻⁻5 फैरड है। अब माइक्रो का मतलब तो 10⁻⁻6 से होता है, तो 6 से करने के लिए नीचे 10 से डिवाइड कर दो और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जरा ध्यान से देखिए, ये 5 और 10 ये तो मल्टीप्लाई होके 50 बन जाएगा, और ये 10⁻1 है, ये ऊपर चली जाएगी तो -6 बन जाएगी, और -6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो। तो संधारित्र की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, 50 माइक्रोफैरड की धारिता होगी। अगर वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पे वो परिपथ क्या हो रहा है, अनुनादित हो रहा है, तो उस केस के लिए संधारित्र की धारिता कितनी आएगी, 50 माइक्रोफैरड कैलकुलेट होके आएगी। क्लियर है बात। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा था कि प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए कि सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित धारा की बात की जाए तो आपको IRMS कैलकुलेट करना है। तो IRMS बेसिकली क्या हो जाएगा, VRMS डिवाइड बाय Z, क्योंकि LCR परिपथ और LCR परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा कहलाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो आपको पूछा है वो क्वेश्चन में कह रहा है अनुनादी अवस्था पर, ये वर्ड लगा दिया, और अनुनादी अवस्था पे आपको पता होना चाहिए कि Z की वैल्यू R के बराबर होगी, क्योंकि XL और XC आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो XL और XC बराबर होंगे तो Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, R के बराबर। तो बस इसी क्वेश्चन के अंदर VRMS तो है ही, और Z का मान किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो VRMS कितना है, 220 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना दे रखा है, 11 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। ध्यान से देखिए, यहां पे 11 ओम दे रखा है आपको। तो 11 ओम के प्रतिरोध के लिए कैलकुलेशन की जाए तो IRMS कितना हो जाएगा, ये आएगा 20 एम्पियर। तो IRMS की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 20 एम्पियर कैलकुलेट होके आई। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो ढंग से समझ में आए होंगे। सारे एक दो क्वेश्चन में जरूर कैलकुलेशन बेस है, और कैलकुलेशन बेस कोई टफ नहीं होता। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह बहुत बढ़िया से आता है तो उसके अंदर केवल मैथ का रोल रह जाता है। बाकी फिजिक्स के अंदर जो फॉर्मूलाज है, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल के अंदर तो मेन तो मैथमेटिक्स होती है। अगर आपको मैथमेटिक्स सही से आती है तो कहीं कोई समस्या नहीं आती। तो आई होप आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब देखिए, एक पॉइंट जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर समझाया था, और उस पॉइंट के आगे की बात करते हैं। एक एवरेज पावर लॉस हमने निकाला था, ठीक है। इससे जस्ट पिछला वाला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने एवरेज पावर लॉस निकाला था, और एवरेज पावर लॉस जो हमारे पास में आया था वो हमने लिखा था एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS
IRMS cos phi, ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया है। ठीक, अब इस फॉर्मूले से अपने को बहुत सारी चीजें पता चलती है। जो अलग अलग केस थे वो केस हमने पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं लिए थे। आज इन केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से इसमें केस बनते हैं। तो जो एवरेज पावर लॉस है, कोई भी उपकरण जो घरों के अंदर काम करता है, चाहे वो टीवी है, एसी है, फ्रिज है, जो भी आप उपकरण लो, तो सारे उपकरण जब काम करते हैं तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी का खपत करते हैं, और घरों के अंदर एनर्जी का जो है वो बिल आता है। तो कौन सा उपकरण कितनी एनर्जी खपत करता है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो सर्किट लगे हुए होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा के होते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा के साथ में जुड़े होने के कारण जितने भी जो बिहेवियर काम करेगा, उसके अंदर जितने जो व्यवहार होंगे प्रतिरोध के साथ, प्रेरकत्व के साथ, संधारित्र के साथ, वो सारे प्रत्यावर्ती धारा के कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो एवरेज पावर लॉस होता है उसका सूत्र इस तरीके से अपन फाइंड करते हैं। अब इसमें 3 केस पढ़े जाते हैं। केस 1 की मैं बात करूं तो केस 1, यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, अगर परिपथ के अंदर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो उसके अंदर अभिलाक्षणिक गुण है आपके तार का, वो तार केवल प्रतिरोध का गुण अपने पास रख रहा है, धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने का काम कर रहा है। तो शुद्ध प्रतिरोध के लिए बताइए कलांतर कितना होता है? कलांतर होता है 0 रेडियन, क्योंकि वोल्टेज और करंट का फेजर जब बनाते हैं शुद्ध प्रतिरोध के लिए तो दोनों समान कला में प्राप्त होते हैं। तो फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 रेडियन। जरा वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू VRMS IRMS cos 0, और cos 0 करते ही एवरेज पावर लॉस आपका आएगा VRMS IRMS, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये जो पावर लॉस है वो मैक्सिमम है, अधिकतम पावर लॉस है। मतलब जब भी आपके घरों के अंदर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो शुद्ध प्रतिरोध के केस में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो एनर्जी की खपत होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए प्रतिरोध वाला जो उपकरण होता है उसके बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। जिसमें अगर पूरा प्रतिरोध का कनेक्शन है, हाई प्रतिरोध उसके अंदर लगा हुआ है, जैसे एसी की बात करें, गीजर की बात करें, तो काफी उच्च प्रतिरोध के होते हैं। और जब प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है तो पावर लॉस भी ज्यादा होगा, और पावर लॉस ज्यादा होगा तो एनर्जी की खपत भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो शुद्ध प्रतिरोध के केस में एनर्जी सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, मतलब सबसे ज्यादा लॉस होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर संधारित्र और प्रेरकत्व के बारे में बात की जाए तो संधारित्र और प्रेरकत्व के लिए देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? सेकंड केस, शुद्ध संधारित्र व प्रेरकत्व के लिए। तो जब शुद्ध संधारित्र और प्रेरकत्व की बात करते हैं तो उनके लिए जो कलांतर होता है वो ±π/2 रेडियन होता है। ये हम प्रत्यावर्ती धारा के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि जब शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध संधारित्र और शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ होता है तो उस केस के अंदर जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो कलांतर होता है वो कलांतर या तो π/2 अग्रगामी होगा, या तो धारा आगे होगी, या फिर वोल्टेज आगे होगा, दोनों में से कोई एक आगे होगा, तो ±π/2 रेडियन। तो एवरेज पावर लॉस अगर इसका देखा जाए तो एवरेज पावर लॉस आएगा VRMS IRMS cos ±π/2, और आपको पता होगा कि cos π/2 की वैल्यू तो 0 होती है, तो एवरेज पावर लॉस जो मिला वो कितना आया? 0 आया। क्या मतलब समझे इसका कि अगर ऐसा कोई उपकरण बना दिया जाए जिसमें कोई प्रतिरोध का गुण हो ही ना, केवल और केवल संधारित्र की कैरेक्टर हो उसके अंदर या प्रेरकत्व का कैरेक्टर हो उसके अंदर, तो उस केस में जो पावर लॉस होगी, जो शक्ति की हानि होगी, वो 0 आएगी। मतलब बिजली का बिल 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप संधारित्र लोगे या जब भी आप प्रेरकत्व लोगे तो उसके अंदर कुछ तार लगे हुए होते हैं, और वो तार ही प्रतिरोध है, और प्रतिरोध आ गया तो एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा। तो आइडियल केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां जहां पर हो सकता है वहां पर अगर संधारित्र और प्रेरकत्व के उपकरण काम में लिए जाए तो काफी हद तक बिजली का जो कंजप्शन है वो काफी कम किया जा सकता है। जैसे ट्यूबलाइट के अंदर चॉक कॉइल बना दी, तो चॉक कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रही है,
लेकिन उसके कारण जो एनर्जी की खपत हो रही है वो एनर्जी की खपत बहुत कम है। जबकि दूसरी ओर गीजर की या एसी की या फ्रिज की बात की जाए तो उनके अंदर प्रतिरोध का गुण ज्यादा होता है, और प्रतिरोध का गुण ज्यादा होने के कारण जो एनर्जी की खपत होगी वो भी ज्यादा होगी। इसीलिए घरों के अंदर जितने भी हाई प्रतिरोध के उपकरण होते हैं उनमें बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि संधारित्र और प्रेरकत्व के उपकरण बना दिए जाए तो बिजली का बिल या फिर जो पावर लॉस है, जो शक्ति हानि हो रही है, वो शक्ति की हानि न के बराबर होगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे उसको खरा उतारना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जब भी आप संधारित्र बनाओगे तो उसमें भी वायरिंग काम में आएगी, और जब आप प्रेरकत्व बनाओगे तो प्रेरकत्व होता ही क्या है, ये कुंडली होती है। एक वायर को कुंडली के रूप में अगर लपेट दिया जाए तो वो प्रेरकत्व बन जाता है। तो ये प्रेरकत्व और संधारित्र के कैरेक्टर अगर ज्यादा होंगे, जिसके अंदर L का गुण ज्यादा होगा, C का गुण ज्यादा होगा, तो वो बिजली का खपत भी कम करेंगे। जबकि जिनके अंदर प्रतिरोध का गुण ज्यादा होगा वो बिजली का खपत भी ज्यादा करेगा। ठीक, तो इस टॉपिक के अंदर आज हमने न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा की, और साथ ही साथ में जो पावर लॉस के केस थे कि शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो या शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, तो उस केस में एनर्जी की खपत किस केस में ज्यादा होती है और किस केस में कम होती है, उसके बारे में चर्चा की। तो आई होप आप लोगों को यह पूरा वीडियो लेक्चर ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।